हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर में आपको कई बार बहुत सारा कन्फ्यूजन आया होगा, लेकिन आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज हम इसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें इसके सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आज हम करेंगे और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम करेंगे, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से देखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी इसमें पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। वेरिएशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या क्या वेरिएशन आता है जब हम अबव द सरफेस जाते हैं या फिर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ हम जाते हैं। तो लेक्चर के एंड तक आप जरूर बने रहिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स दूसरी बॉडी या ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने दो मास लिए हैं, एम, लार्ज एम एंड स्मॉल एम। तो जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में होगा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लार्ज एम स्मॉल एन अपॉन आर का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। माइनस का मीन यहाँ पे है कि जो फोर्स है हमारा ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा और टुवर्ड द सेंटर होगा, मीन्स वो एक सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ वो लगता है। सेंटर से यहाँ से वो फोर्स लगेगा, यहाँ से ये फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट एम है इस स्मॉल एम को अपनी तरफ खींचेगा और फोर्स सेंटर से लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये सेंट्रल फोर्स है, इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, हमेशा और हर जगह पे ये सेम होता है। फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने का मतलब क्या है कि जो फोर्स स्मॉल एम लार्ज एम पे लगाएगा वही फोर्स लार्ज एम स्मॉल एम पे लगाएगा, मींस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। फेल व्हेन आर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर, मींस ये एटॉमिक स्केल पर फेल हो जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखिए। कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी को वो पूछ लेता है कि उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, पूछ लेगा सेंट्रल फोर्स है या नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, तो आप इनको ध्यान में रखिए। इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सीधे सीधे तौर पर हम बोले तो फोर्स पर यूनिट मास होती है। इसका फॉर्मूला ये हो गया, जो फोर्स एक यूनिट मास के ऊपर लगेगा वही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए मास m की बात करी हमने, मास m के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स लार्ज m की वजह से वो ये होगा, स्मॉल m पे लगने वाला टोटल फोर्स लार्ज m की वजह से ये होगा, और एक यूनिट मास के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक लार्ज m मास और एक स्मॉल एम है, स्मॉल एम यूनिट मास है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है वही है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एम, लार्ज एम की वजह से एट ए डिस्टेंस आर ऑन ए यूनिट मास। यूनिट मास की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम जस्ट क्या कर देंगे, फोर्स पर यूनिट मास जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे वही कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर या फिर शेल। ये देखिए ये हमारे पास एक होलो शेल है जिसकी रेडियस आर है और एम इसका मास है टोटल। यहाँ पे हम एक अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन क्या है, इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकली सिमेट्रिक। देखिए स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, then assume that the whole mass is concentrated at center। हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि हमारा सारा का सारा मास सेंटर पे इकट्ठा है। तो देखिए ये हमारा केस इस तरह से बन जाएगा, सारा का सारा मास एक पॉइंट पे आ जाएगा और फिर किसी डिस्टेंस r पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, Gm/r का स्क्वायर। तो अब हम इसके अलग अलग केसेस पे देखेंगे कि होलोस्फेयर जो है हमारा, उसके अंदर, उसके सरफेस पे और उसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। सबसे पहला है केस आउटसाइड r ग्रेटर देन r, मीन्स आउटसाइड यहाँ पे कितना होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसको कैसे लिखेंगे, Gm/r का स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमने मान लिया कि वो मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यही वाला केस हो गया। तो एट पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, Gm/r का स्क्वायर माइनस r कैप, मतलब टुवर्ड द सेंटर। सरफेस पे क्या होगा, जस्ट यहाँ पे r स्मॉल r की जगह r पुट कर देंगे थे, तो E इज इक्वल टू Gm/r का स्क्वायर माइनस r कैप। इनसाइड, अब देखिए इनसाइड जो हमारा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इनसाइड जीरो होगी। ये जीरो कैसे होगी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम सेंटर की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे जो मासेस के टुकड़े हैं, मान लीजिए डीएम मासेस है यहाँ पे, छोटे छोटे डीएम यहाँ पे, डीएम यहाँ पे, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, बीच वाले पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखिए इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे जो फोर्स होगा या फिर उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। तो नेट इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, होलोस्फीयर, जो हमारी होगी जीरो होगी। हर एक पॉइंट पे हमारी ये इंटेंसिटी जीरो होगी। इसको एक ग्राफ से भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है r, जो डिस्टेंस है या फिर रेडियस की हम बात करें स्फीयर की, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैंने लिया है। जब हमारी डिस्टेंस r लेस देन r है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलोस्फीयर जीरो है, और सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे क्या होगी, Gm/r का स्क्वायर, और जो r होगा ग्रेटर देन r की जब हम बात करेंगे तो E जो वेरी करेगा 1/r का स्क्वायर। इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन एचटेट में आ सकता है। कोई भी हमें एक डिस्टेंस पे दे देगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और किसी दूसरे पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें पूछ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। पीछे हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलोस्फीयर या फिर शेल। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और डेंसिटी उसकी रो है। डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए पीछे हमने जैसे किया था कि अगर मास स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो हम अज्यूम करेंगे कि मास एक पॉइंट पे या फिर सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो m यहाँ पे है और डिस्टेंस r पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे पीछे किया था Gm/r का स्क्वायर। ये देखिए मास m की वजह से एक पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, Gm/r का स्क्वायर और माइनस r कैप। वही है कि अज्यूम किया मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी वजह से फिर आउटसाइड कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई पॉइंट आउटसाइड है सेंटर से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, Gm/r का स्क्वायर माइनस r कैप। एट सरफेस पे r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे r का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इनसाइड पॉइंट की। इनसाइड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दोनों केस तो पीछे जो केस थे उनकी तरह ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। देखिए ये पॉइंट इनसाइड है, स्फीयर के अंदर है सॉलिड स्फीयर, तो इसको हम दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने जस्ट बड़ा दिखा दिया है, लेकिन ये बिल्कुल स्मॉल है एरिया। यहाँ पे पॉइंट P है और ये दो पार्ट में सेपरेट है। ये एक शेल की तरह एक्ट करेगा, ये बाहर वाला हिस्सा, और ये अंदर वाला हिस्सा एक स्फीयर की तरह एक्ट करेगा, जिसका मास m' हम लेंगे, और डेंसिटी फिर क्या आएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये वाला कंसिडर होगा। तो जो ये हिस्सा है बाहर वाला एक्ट एज ए शेल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दो तरीके से होगी, एक शेल की वजह से इस पॉइंट पे जो ये शेल बनी है, और एक सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो ये वाली जीरो हो जाएगी क्योंकि ये जो शेल बनी वो पॉइंट P उस शेल के अंदर है। पीछे हमने देखा शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो ये पॉइंट इनसाइड है, इसलिए ये
ई शेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, ई सॉलिड स्फीयर की वजह से जिसका मास m डैश है वो क्या होगा, g m डैश मास जो भी है अपॉन r का स्क्वायर। m डैश की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ से रो इंटू में 4 पाई r क्यूब, वहां पे देखिए m डैश की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हमें निकल के आएगा। और इसी को हमें याद रखना है, 4/3 पाई रो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और r, ये r मतलब लीनियरली डिपेंड करता है जब इनसाइड होता है पॉइंट हमारा सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या करते हैं, रो की वैल्यू, यहाँ से रो की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो मास m की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे था रो की डेंसिटी की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला और यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा मास की फॉर्म में। तो जी m अपॉन आर क्यूब इंटू में r माइनस आर कैप। यह देखिए जैसे मैंने पुट किया, जब रो पुट करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और रीअरेंज करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ग्राफ से भी समझते हैं। ग्राफ में क्या होगा कि जब पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड में लीनियरली डिपेंडेंसी, देखिए आप देख सकते हैं आर पे लीनियरली डिपेंडेंसी है ई की, और सरफेस पे जी एम अपॉन आर का स्क्वायर ये है वैल्यू, और आउटसाइड ये 1 अपॉन आर के स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज हो रहे हैं जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो इन फॉर्मूलों को आप डायरेक्टली ध्यान में रखिए, ये दो फॉर्मूला और ये तो पीछे जैसे हमने किए थे उसी की तरह सेम है। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो क्या होता है, जैसे देखिए हमारा वेट है, अब मान लीजिए ये अर्थ है, उसके ऊपर हम मास हम छोटे से मास m है, तो जिस फोर्स से हमें ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी mg मास इंटू ग्रेविटी वेट होगा हमारा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। जब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से जी की वैल्यू निकल के आएगी जी एम अपॉन आर के स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। अब आगे हम देखेंगे जी की वैल्यू वेरी करेगी जब हमारा जो मास m है अगर अर्थ के अंदर है या फिर अर्थ से अबव बहुत सारी हाइट पे है, इक्वेटर पे है या पोल पे है, तो जी की वैल्यू हमारी वेरी करेगी। तो इसके बाद हम उसको देखेंगे। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए ये सारे फॉर्मूलाज को। एक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन से आपकी समझ अच्छी बन जाएगी। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड सिमेट्रिकली बाय ए यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 2a। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक स्फेरिकल शेल है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों मतलब एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड है। अभी बताते हैं आपको कैसे। The gravitational field at a distance 3a/2 from the center is, gravitational field हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब दोबारा से क्वेश्चन को, a uniform solid sphere of mass m and radius a is surrounded symmetrically by a thin spherical shell। एक शेल है यहाँ पे इस तरह से कुछ, जिसकी रेडियस है सेंटर से 2a, और एक सॉलिड स्फीयर है इस तरह से जिसकी रेडियस है a। देखिए ये शेल, ये हमारी होगी शेल, रेडियस 2 है, a है इसकी, और स्फीयर इसकी रेडियस यहाँ पे a दी हुई है, और हमें फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट यहाँ पे 3a/2। 3a/2 देखिए हमारा पॉइंट क्या होगा, 1.5a। इसका मतलब हुआ ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं यहाँ पे। ये तो है हमारा सॉलिड और ये है शेल, और हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड। पीछे मैंने अभी करवाया था E एट पॉइंट P, E शेल की वजह से प्लस E स्फीयर की वजह से। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है एक स्फीयर है रेडियस a का और एक शेल है रेडियस 2a की। यहाँ पे जो ये शेल है, शेल के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है 1.5a वाला, तो शेल की वजह से यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है 0 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इस स्फीयर की वजह से होगा जिसकी रेडियस a है, तो ये क्या होगा gm अपॉन a का स्क्वायर माइनस आर कैप, अगर हम डायरेक्शन भी लेना चाहे तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, a या फिर आप r का स्क्वायर ले लीजिए, r की वैल्यू को फिर हम पुट कर देंगे। r की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे अपॉन 3a/2
3a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी gm 4a और 9a का स्क्वायर e एट पॉइंट P अगर हम ये वाला पॉइंट P लें तो ये है आंसर जो आप मैच कर सकते हैं। देखिए कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे 4gm अपॉन 9a का स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे कि एक शेल दी है और एक स्फीयर दिया है, दोनों का मास इक्वल है और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है 3a/2 जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा हुआ है। तो हम एक शेल की वजह से 0 हो जाएगा और स्फीयर की वजह से यहाँ पे ये वाला हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। पीछे हमने देखा था कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला था वो था gm अपॉन r का स्क्वायर। m यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं कि जब हम अर्थ से हाइट पे जाते हैं या फिर डेप्थ में जाते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, इक्वेटर पोल, तो इन सब केसेस में हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हमारा ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, h हाइट पे है, तब हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश होगी इज इक्वल टू g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है इनटू में 1/1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। h यहाँ पे है हाइट, सरफेस से हाइट हमारा ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे रखा हुआ है। इफ h ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, या तो h ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, मतलब इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी, लगभग रेडियस ऑफ अर्थ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब h लेस देन r से काफी छोटा है, रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटा है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। g डैश इज इक्वल टू g इंटू में 1 माइनस 2h अपॉन r। यहाँ पे r रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये है हमारा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वाला केस। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस मीन्स किसी डेप्थ h पे, जैसे ये नीचे गए सरफेस हम अर्थ के सरफेस से यहाँ पे, और ये है रेडियस r, टोटल रेडियस थी हमारी अर्थ की r, और किसी r रेडियस तक हम नीचे गए, तो हमारा जो g डैश होगा वो क्या होगा। पीछे देखिए हमने जैसे किया था जो हमने पीछे किया था, आपको याद होगा, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर की वजह से इनसाइड पॉइंट हमने जब लिया था तो हमने ये दो फॉर्मूले लिए थे। वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही होती है। तो g डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर। पीछे हमने ये फॉर्मूला किया था, रो डेंसिटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये r डायरेक्टली वेरी करेगी। g डैश gm r अपॉन r क्यूब, r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, r और ये स्मॉल r वो डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे g डैश का फॉर्मूला ये भी होता है, g डैश इज इक्वल टू g, दोनों के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें 1 माइनस h अपॉन r, h वही हाइट, सरफेस से हम जितना अंदर तक गए। अब है वेरिएशन इन g ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। देखिए आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्फीयर, बिल्कुल स्फेरिकल शेप उसकी नहीं होती, कुछ उसकी शेप इस तरह होती है, जो पोल की रेडियस होती है वो कम होती है और जो इक्वेटर की रेडियस होती है ज्यादा। अब देखिए g कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की। रेडियस अगर ज्यादा है तो g कम होगा, तो इक्वेटर पे जो g होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पोल। आगे है वेरिएशन इन g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जब रोटेट करती है तो वो जो हमारा g है वो वेरी करता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई मास m रखा हुआ है, अर्थ रोटेट हो रही है, तो हमारा g डैश क्या आएगा, g माइनस r ओमेगा का स्क्वायर कोस थीटा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है यहाँ पे, थीटा कौन सा एंगल है, जो हमारी इक्वेटर लाइन है उसके साथ जो हमारा मास है सेंटर के साथ वो जो एंगल बना रहा है इक्वेटर लाइन, और अर्थ के सेंटर से जो लाइन खींच रही है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा एंगल है। देखिए ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। यहाँ से फिर जो स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आर कोस ऑफ थीटा पुट करेंगे तो जी डैश हमारा क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप ये सब फॉर्मूला को
नोट डाउन कीजिए।